ओके, तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कल करंट अफेयर्स के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। गवर्नमेंट अभी 3 फार्म बिल लेके आई है। लोकसभा से ही पास हो गया, राज्यसभा से ही पास हो गया, और कल प्रेसिडेंट ने एसेंट भी दे दिया। ये फार्म बिल को लेके गवर्नमेंट इसको कहती है कि ये फार्मर्स के लिए हिस्टोरिक ओकेशन है। ये फार्म को फ्री कर देगा, जैसा 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, और वैसे ही ये एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म है। बट फार्मर इस चीज़ से उतने इन्फ्लुएंस नहीं है, फार्मर्स इसको अपोज कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में इंडिया गेट के बाहर फार्मर्स ने ट्रैक्टर्स को जला दिया उन्होंने। तो फार्मर्स कहते हैं कि नहीं, ये फार्म बिल जो है वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है, हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमारे जो डिमांड्स थे वो माने नहीं गए, और हमने कभी डिमांड ही नहीं किया कि ऐसा कोई बिल लेके आओ। तो हमारे लिए आप हिस्टोरिक बिल लेके आ रहे हो, बट हमने तो कभी डिमांड ही नहीं किया। तो फार्मर इसको अपोज कर रहे हैं। कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसको अपोज कर रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू पास किया। और गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि हम ट्रेडिंग को रेगुलेट कर रहे हैं, वी आर नॉट रेगुलेटिंग एग्रीकल्चर पर से। फिर हमने देखा था एग्रीकल्चर रिलेटेड फैक्ट क्या है। सो अभी तक हमने एग्रीकल्चर में देखा है। उन्नति, आपका डाउट है, आपने हैंड रेज किया है, तो लेक्चर के बाद हम डाउट यस को सर। डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर के ओके बाद सर। डिस्कस कर लेंगे। ओके। ओके। सारे लोग अपने ऑडियो को आप म्यूट कर देना प्लीज। सो अभी तक हमने देखा था कि 3 फार्म बिल क्या है, उसके प्रोविजन क्या है, देन उसको गवर्नमेंट कैसे कन्विंस कर रहा है फार्मर्स को, उसको लेके अपोजिशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, एंड फार्मर्स रिलेटेड इंडिया में फैक्ट क्या है, एग्रीकल्चर रिलेटेड फैक्ट क्या है। तो कुछ शॉकिंग फैक्ट है जो हमने देखा था। अब उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। कल हमने यहां तक देखा था फैक्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। नाउ एग्रीकल्चर के अंदर चैलेंजेस हम क्या क्या फेस कर रहे हैं, अब हम देखेंगे। एग्रीकल्चर के चैलेंजेस के पीछे का रीजन क्या है, एंड कैसे एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। एग्रीकल्चर अभी एक ऐसा प्रोफेशन हो गया है जो अनप्रॉफिटेबल है। फार्मर डिस्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस मीन्स प्रॉब्लम में है, एग्रीकल्चर अनप्रॉफिटेबल है। नीति आयोग का एक डेटा मैंने आपको बताया था कि इंडिया में एवरेज लैंड होल्डिंग है 0.37 हेक्टर्स। नीति आयोग के मेंबर अभी हैं रमेश चंद्र। उन्होंने एक स्टडी किया था, और उस स्टडी के बाद उन्होंने बताया कि 0.61 हेक्टर से कम अगर आपके पास लैंड का होल्डिंग है, देन आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर कभी नहीं आ सकते हैं। तो ये उनका स्टडी था। तो अभी फार्मर्स जो हैं वो लॉस में चल रहे हैं। अब रीजन क्या है? एग्रीकल्चर के अंदर इनपुट प्राइस हाई है और आउटपुट प्राइस लो है। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है इकोनॉमी, उसको कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, विच मीन्स 100 रुपीज आप इनपुट लगा रहे हो एग्रीकल्चर में, और आपको आउटपुट कितना मिलना चाहिए? तो आइडियली आपको आउटपुट 100 प्लस मिलना चाहिए, तभी तो एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल होगा। बट अभी फार्मर को समवेयर अराउंड 90 to 95 मिल रहा है। यू आर स्पेंडिंग 100 रुपीज बट यू आर गेटिंग 90 रुपीज, तो कैसे एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल होगा? सो इनपुट प्राइस लाइक सीड का प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, हर जगह पे इरिगेशन कैनाल नहीं है तो वाटर। सो इनपुट प्राइस हाई है। आउटपुट प्राइस जब मार्केट में सेल करने जाते हैं तो जस्ट इंडिया में 6% फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो अपने फूड ग्रेन्स को सेल कर पा रहे हैं। सो इंडिया में अगर 100 फार्मर हैं तो उसमें से 6 फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है? शॉर्ट में इसको कह सकते हैं कि फार्मर्स को एटलीस्ट इतना तो प्राइस मिलना ही चाहिए किसी क्रॉप्स का। अगर इससे कम फार्मर को प्राइस मिलेगा तो एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव नहीं है। तो 6% इंडिया के फार्मर्स को एमएसपी मिल रहा है। फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट, वो अब उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है एग्रीकल्चर में वही निकाल नहीं पाते हैं। देन एग्रीकल्चर में मिडल मैन बहुत हैं।
से फार्मर टोमेटो सेल करता है 10 रुपीज पर केजी, बट मार्केट में टोमेटो आता है 80 रुपीज पर केजी। सो बीच में ट्रेडर है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये सारा बेनिफिट लेके जाते हैं। तो कंज्यूमर को भी हाई प्राइस पे करना पड़ता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, और फार्मर्स को भी लेस प्राइस मिलता है। सो मिडल मैन बहुत सारे हैं, तो हमें इस मिडल मैन को कट करना चाहिए। फार्मर डिस्ट्रेस सेल में इंगेज होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि रूरल एरिया में फार्मर लोन लेते हैं, ट्रेडर से लोन लेते हैं, मनी लेंडर से लोन लेते हैं। अगर आप इस लोन का परसेंटेज देखो तो 60% से 300% तक वेरी करता है। से अक्टूबर के मंथ में फार्मर्स ने खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट किया। अब फार्मर्स जल्दी में होगा कि इसको तुरंत से तुरंत हम मार्केट में सेल कर दें। अगर हम मार्केट में सेल नहीं करेंगे तो ट्रेडर से, मनी लेंडर से, जिसको हिंदी में साहूकार कहते हैं, उनसे जो मैंने लोन लिया है वो लोन पे इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा और मुझे लॉस होगा। तो फार्मर चाहता है जल्दी से जल्दी इसको मार्केट में सेल करें, क्योंकि उसके ऊपर डेप्ट है। दूसरा, फार्मर्स के पास इतना स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं होता, उसके पास घर भी नहीं होता और घर के अंदर उतना स्पेस भी नहीं होता, तो वो कैसे इतना एग्रीकल्चर क्रॉप्स को स्टोर करके रखेगा। और उसमें से अगर कुछ खराब हो गया, किसी पेस्ट अटैक हो गया, जैसे रैट ने, डॉग ने या किसी और एनिमल ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तब फार्मर क्या करेगा। तो फार्मर के पास होल्डिंग कैपेसिटी भी कम है, स्टोरेज का इशू है। डेट्स वाई फार्मर सीजन में सेल करते हैं अपने हार्वेस्ट को। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं फार्मर से राइस खरीदूंगा 10 रुपीज में सीजन में, और 3-4 महीने अपने पास स्टोर करके रखूंगा, और ऑफ सीजन में उसको 30 रुपीज में सेल कर दूंगा, तो मुझे तो प्रॉफिट होगा। अगर फार्मर भी ऑफ सीजन में सेल करें, उनको बेनिफिट होगा। जैसे कि अभी के टाइम पे आप देखना, ग्रीन वेजिटेबल कंपैरेटिवली उतना महंगा नहीं है, बट समर के टाइम पे आप ग्रीन वेजिटेबल देखोगे तो महंगा है, बिकॉज समर के टाइम पे सप्लाई कम होता है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टिविटी विथ मार्केट, फार्मर्स को पता ही नहीं है कि मार्केट में किस क्रॉप्स का रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं उस क्रॉप्स बिजनेसमैन हूँ, मैं उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करूँगा जिस प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत डिमांड है, लेकिन उसके लिए मुझे मार्केट का अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। फार्मर्स के अंदर मार्केट का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसे रिजल्ट मार्केट में से पोटैटो का डिमांड होता है बट फार्मर राइस प्रोड्यूस करते हैं। एक गवर्नमेंट का ही डेटा है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर से राइस एंड व्हीट प्रोक्यूर करता है। इस साल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर से अगर प्रोक्यूरमेंट नहीं करता है राइस और व्हीट का, तो भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास सफिशिएंट फूड ग्रेन्स है कि नेक्स्ट 1.5 ईयर तक चल पाए। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास इतना राइस एंड व्हीट का स्टॉक है, वो गोडाउन में खराब हो रहा है कि वो फार्मर से अगर परचेज नहीं भी करेगा तो भी चल पाएगा। तो एक तरफ हमारे पास राइस और व्हीट सरप्लस में है, दूसरी तरफ वेजिटेबल्स, पल्सेस, ये शॉर्टेज में है। तो अगर फार्मर्स को ऐसा पता चल जाए कि नहीं नहीं राइस का तो अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, पल्सेस को प्रोड्यूस करना चाहिए, वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, तो उसमें मार्केट में हमें बेटर प्राइस मिलेगा। फार्मर्स को एग्रीकल्चर को प्लान वे में करना पड़ेगा, अगर वो प्लान वे में एग्रीकल्चर में करेंगे तब उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट फार्मर्स क्या करते हैं कि जैसे अभी तक हम राइस ग्रो कर रहे हैं, चलो इस साल भी राइस ग्रो कर लेते हैं, तो इससे फार्मर्स को जो है वो लॉस होता है। अब एग्रीकल्चर अनप्रॉफिटेबल है तो उससे उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। पहला तो है पॉवर्टी, सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा पुअर लोग इंडिया में अगर किसी ऑक्यूपेशन में इंगेज हैं तो वो है एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा इंडिया में कोई अगर सुसाइड करता है तो उसमें भी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर लेबरर्स वो उसके अंदर हैं। से मेरे पेरेंट अगर फार्मर हैं तो मैं कभी फार्मर बनना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना हार्ड वर्क करूंगा, उसमें भी लॉस है और अल्टीमेटली मुझे फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड करना पड़ेगा या लाइफ लॉन्ग मैं पॉवर्टी में रहूंगा। सो जो लोग एग्रीकल्चर में है वो लोग अपने फेट को ब्लेम करते हैं, अपने किस्मत को ब्लेम करते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर कोई ऑप्शन होता तो हम दूसरे प्रोफेशन में चले जाते हैं, और नए लोग एग्रीकल्चर में आना नहीं चाहते हैं।
और इसको आप दूसरे एग्जांपल से समझो। से मेरे पेरेंट अगर बिजनेसमैन है तो मैं ट्राई करूंगा मैं बिजनेस में जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पेरेंट को बिजनेस के बारे में पता है, वो मुझे हेल्प करेंगे। मेरे पेरेंट अगर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्रिकेटर हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसी फील्ड में जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फैमिली का, मेरे पेरेंट का होल्ड है उसमें। बट फार्मर में उल्टा होता है कि फार्मर का सन, फार्मर का डॉटर वो चाहती है कि नहीं, हमें फार्मिंग में नहीं जाना है। सो फर्स्ट है एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस में है, अनप्रॉफिटेबल है। कोई भी सेक्टर, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तब तक सस्टेन नहीं करेगा जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता। दूसरा यील्ड रिस्क है। अब ये यील्ड रिस्क क्या होता है कि मैंने अभी क्रॉप को सो किया, सो करने के बाद कोई डिसीज का आउटब्रेक हो जाएगा, से अनसीजनल रेन हो जाएगा या अनसीजनल ड्राउट हो जाएगा, या फिर हीट वेव्स आ गया, कोल्ड वेव्स आ गया। तो एक तो कोई डिसीज है, दूसरा क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, थर्ड आप देखो कि अभी पाकिस्तान से, ईरान से, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी, गुजरात, वहाँ पे लोकस्ट का अटैक हुआ था। सो जिसको हिंदी में टिड्डी कहते हैं। तो लोकस्ट ने भी क्रॉप्स को खराब किया है। तो ऐसे ही किसी पेस्ट का, इंसेक्ट का अटैक हो जाए तो यील्ड रिस्क बहुत है इसमें, कि फार्मर्स ग्रो तो करते हैं बट जरूरी नहीं है कि उतना उनको आउटपुट मिले। से उन्होंने 100 kg राइस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 एकड़ ऑफ फार्म से, तो उनको मिलेगा से 60 kg ऑफ राइस। सो एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, एग्रीकल्चर उतना सस्टेनेबल नहीं है। सो यील्ड रिस्क काफ़ी हाई है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये फार्मर्स को या तो अनअवेलेबल है, या फार्मर को मिलता भी है तो बहुत हाई प्राइस पे मिलता है। सेकंड, सीड का क्वालिटी जो मार्केट में मिलता है वो भी फार्मर को ठीक नहीं मिलता है, जिसके वजह से फार्मर मेहनत करके सोइंग तो करते हैं बट उनको उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाता। जितना अच्छा सीड होगा उतना ही बेटर यील्ड होगा, उतना ही बेटर आउटपुट निकलेगा। पेस्ट का, डिसीज का अटैक हो जाता है। वेदर अनसर्टेनिटी है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया या कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, कभी रेनफॉल बहुत हाई हो गया या कभी रेनफॉल बहुत लो हो गया, कभी फ्रोस्ट लाइक कंडीशन अकर हुआ, कभी क्लाउडी वेदर हो गया। सो वेदर अनसर्टेनिटी की वजह से भी क्रॉप खराब हो जाता है। दूसरा, ये सब तो हमने देखा कि यील्ड रिस्क है। अब एक और प्रॉब्लम है, से फार्मर ने इंडिया में राइस प्रोड्यूस किया और राइस का प्राइस फार्मर ने रखा 10 रुपीज़ पर केजी। अब यूरोप के अंदर भी फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है राइस को, और उसकी भी राइस का से प्राइस है 10 रुपीज़ पर केजी यूरोप के अंदर भी। अब वो यूरो में वहाँ पे प्राइस है बट मैंने उसको रुपीज़ इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया। बट यूरोपियन गवर्नमेंट फार्मर को सब्सिडी दे रही है 2 रुपीज़ का। वो कह रही है कि पर केजी हम आपको 2 रुपीज़ देंगे। तो फार्मर्स को कितना स्पेंड करना पड़ा, तो डेट इज 8 रुपीज़ पर केजी। यूरोपियन मार्केट में, यूएस के मार्केट में, वहाँ की गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है। तो अब ऐसे रिजल्ट क्या हुआ कि जब यूरोपियन क्रॉप और इंडियन क्रॉप मार्केट में जाएगा तो इंडियन क्रॉप 10 रुपीज़ का है, यूरोपियन क्रॉप 8 रुपीज़ का है, तो लोग इसको परचेज करेंगे। सो यूएस और यूरोपियन मार्केट के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है अपने फार्मर को, जिसके वजह से प्राइस काफ़ी वोलेटाइल है, प्राइस काफ़ी अनइवन है। तो हमें भी अपने फार्मर्स को सब्सिडी देना चाहिए, बट सब्सिडी इस टर्म में नहीं देना चाहिए कि फार्मर्स को है हमने फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, फ्री में डीजल दे दिया। हमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, जैसे गांव में अच्छे रोड हमने बना दिए, गांव में अच्छे मंडी हमने बना दी। मैं अभी फार्म बिल के ऊपर न्यूज़ डिबेट देख रहा था, तो उसमें एक शॉकिंग स्टेटिस्टिक्स मैंने देखा। बिहार एंड पंजाब, इन दोनों का कंपैरिजन था। बिहार का पॉपुलेशन अप्रॉक्स 10 करोड़ है और पंजाब का पॉपुलेशन 3 करोड़ है। पंजाब में समवेयर अराउंड 1900 मंडीज है, जहाँ पे फार्मर्स अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और बिहार में इट इज़ अराउंड 57। सो बिहार में 10 करोड़ पॉपुलेशन है बट मंडी 57 है। पंजाब में
उसका 1/3 पॉपुलेशन है बिहार का, बट लुक एट नंबर ऑफ मंडी 40 टाइम्स ज़्यादा है। सो पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेटर है, इरिगेशन कैनाल है, फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, फार्मर को प्रॉपर फर्टिलाइज़र मिलता है, प्रॉपर पेस्टिसाइड मिलता है, रूरल एरिया में रोड्स बहुत अच्छे हैं। तो हमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, हमें फार्मर्स को सब कुछ फ्री में नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को भी कोई भी चीज़ फ्री में देते हैं उसका कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं होता। इसका आप एग्जांपल देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल में हम जाते हैं, वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, तो भी लोग कंप्लेन नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं ये तो पूरा फ्री में एजुकेशन मिल रहा है ना। लेकिन वही अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाए, वहाँ पे अगर टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा है, देन यू विल कंप्लेन। So price volatility due to high subsidy in US and European Union market, but इंडिया में फार्मर्स को उस वे में सपोर्ट नहीं मिल पाता। गवर्नमेंट जो फार्मर्स को इनपुट देती है, जैसे गवर्नमेंट ने वाटर दे दिया इरिगेशन के लिए, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, गवर्नमेंट ने डीजल दे दिया, गवर्नमेंट ने सीड दे दिया, तो ये जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है वो सारे फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो रिच एंड पावरफुल फार्मर्स होते हैं उनको मिल जाता है, और बाकी जो फार्मर्स होते हैं उनको मार्केट से खरीदना होता है। जैसे कि अगर मैं अपने गांव का एग्जाम्पल देखूं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फार्मर्स जनरेटर सेट लेके आते हैं, उसके बाद ग्राउंड में से वो वाटर को पुल करते हैं एंड देन फार्म में वाटर यूज़ करते हैं। अब इसमें उनका स्पेंडिंग काफ़ी हाई हो जाता है, बट वही अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होता तो फार्मर्स को ये प्रॉब्लम नहीं बियर करना पड़ता। तो फार्मर्स मार्केट पे रिलाई करते हैं, और मार्केट में एग्रीकल्चर इनपुट का प्राइस हाई है, क्योंकि सब्सिडी रिच एंड पावरफुल लेके चले जाते हैं। जैसे मैंने अपने गांव में ये भी ऑब्जर्व किया था कि कुछ लोग जो पावरफुल होते हैं, स्पेशली कास्ट वाइज जो पावरफुल होते हैं या मनी वाइज जो पावरफुल होते हैं, गवर्नमेंट से जो भी सीड आया वो सारा सीड वो खुद रख लेते हैं, और फिर जो दूसरे फार्मर्स को वो सेल करते हैं, जबकि ये उनको फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए फ्री में या सब्सिडाइज रेट पे। देन नेक्स्ट चैलेंज क्या है एग्रीकल्चर में, ग्राउंड रियलिटी क्या है एग्रीकल्चर में, और गवर्नमेंट रिसर्च क्या कर रही है एग्रीकल्चर में। पब्लिक फंडेड रिसर्च मीन्स गवर्नमेंट रिसर्च। सो फार्मर्स का रिक्वायरमेंट ये है कि सपोज ये मेरा लैंड है, तो गवर्नमेंट यहाँ के सोइल को टेस्ट करे, गवर्नमेंट प्रॉपर वेदर फोरकास्ट करे, और जिससे मुझे पता चले मेरे सॉइल के अंदर ये सारे मिनरल्स हैं। गवर्नमेंट क्लाइमेट को प्रॉपर वे में अगर फोरकास्ट करें तो मुझे ये पता चल जाएगा कितना रेन होने वाला है, कितना टेम्परेचर है, कितना कम टेम्परेचर है, तो ऐसे रिजल्ट में एग्रीकल्चर को प्रॉपर वे में प्लान कर पाऊंगा। बट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वेदर का फोरकास्ट करता है वो भी उतना क्रेडिबल नहीं है। कहीं कहीं पे सोइल हेल्थ कार्ड के थ्रू सोइल का प्रॉपर रिपोर्ट मिलता है, बट वो भी हर जगह नहीं मिल पा रहा है लोगों को। सो ग्राउंड रियलिटी क्या है और पब्लिकली फंडेड रिसर्च क्या है, तो उसमें एक ह्यूज गैप है। सो रिसर्च इज नॉट अकॉर्डिंग टू फार्मर नीड, और फार्मर कैश क्रॉप ज़्यादा ग्रो कर रहा है। कैश क्रॉप लाइक कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट है, इसको फार्मर ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और इसके ऊपर रिसर्च ज़्यादा हो रहा है। रिसर्च राइस के ऊपर, वीट के ऊपर, पल्सेस के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, इनके ऊपर होना चाहिए, बट ऑन द कॉन्ट्री अब रिसर्च ज़्यादा हो रहा है वो कैश क्रॉप पे हो रहा है। इससे इकोनॉमिक बेनिफिट तो है, बट फार्मर का वेलफेयर नहीं हो रहा। टेक्नोलॉजी हमारा चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है वैसे फार्मर्स को भी अपने आप को अडाप्ट करना पड़ेगा। इंडियन फार्मर्स का एक सबसे बड़ा लूप होल्स है, दे आर हार्ड वर्कर्स, बट वी नीड फार्मर्स हु आर स्मार्ट वर्कर्स। से आज भी आप गांव में जाओगे तो वहाँ पे फार्मर्स को देखोगे 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो काम करता है। उसके पास प्रॉपर क्लोथ्स नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं है, तो वो सोचता है कि मैं अगर 10 घंटे के बदले 12 घंटे फार्म में वर्क करूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। बट उसको स्मार्टली सोचना चाहिए कि जो नई नई और वो सोचने के लिए भी फार्मर्स के पास लिटरेसी होना चाहिए, जो शायद नहीं है। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, फार्मर्स का जो करंट नॉलेज है वो रिडंडेंट हो जाता है, और अभी भी फार्मर ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग कर रहे हैं। जैसे मैं ट्रैक्टर से फार्मिंग करूंगा तो
तो 1 एकड़ फार्म में से मैं 100 kg राइस ग्रो कर पाऊंगा। बट अगर मैं प्लाव से फार्मिंग करता हूँ, मैं बुलक कार्ट से फार्मिंग करता हूँ, तो सेम 1 एकड़ के फार्म में मैं 30 kg राइस ग्रो कर पाऊंगा। इन स्पाइट ऑफ लैंड का कैपेसिटी है, बट उस कैपेसिटी को मैं फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाता हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि सोइल के मिनरल्स को कैसे प्रिजर्व किया जाए। मैं जस्ट उसके ऊपर फर्टिलाइजर स्प्रे करता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट 1 kg है, बट मैं सोइल के ऊपर 10 kg फर्टिलाइजर जो है वो स्प्रे कर देता हूँ। फार्मर्स को टाइमली लोन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से फार्मर्स को मनी लेंडर से या बड़े ट्रेडर से उनसे लोन लेना पड़ता है एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, फार्मर्स अगर रीजनल बैंक है, वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ से अगर लोन लेते भी हैं तो वो रिपेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन बहुत टफ होता है। एक 2017 में मैंने एक एग्जांपल देखा था। आंध्र प्रदेश में एक गर्ल थी, उसने सुसाइड कमिट कर दिया था पेस्टिसाइड कंज्यूम करके। तो जब मैं स्टोरी को पढ़ रहा था तो स्टोरी ऐसा था कि उसके डैड ने कुछ लोन लिया होगा किसी बैंक से, और वो लोन रिपे नहीं कर पाए और उसके डैड का डेथ हो गया। अब ये लोन के बैंक वाले, बैंक के जो रिकवरी एजेंट थे, इसके घर पे आए और उन्होंने कहा कि तुमको इतना लोन देना पड़ेगा। तो इसने कहा कि प्लीज़ गिव मी सम टाइम, से 3 मंथ 6 मंथ का आप मुझे टाइम दो, और मैं वो पैसा अरेंज करके एंड देन आई विल रिटर्न यू। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप टाइम ले लो। फिर जब वो वापस आते हैं पैसा लेने के लिए, तो ये गर्ल कहती है कि ठीक है, सारा पैसा मैंने अरेंज कर दिया है, से 10,000 रुपीज़ देना है, बट मेरे पास अभी 9,900 रुपीज़ ही है, मैं इतना ही आपको दे पाऊंगी, आई डोंट हैव 100 रुपीज़। वो 100 रुपीज़ उसमें से उस गर्ल ने बचा लिया था कि उसको अपने 10th बोर्ड का फॉर्म भरना था, और उसके लिए उसने 100 रुपये बचा लिए थे। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें तो पैसा देना ही पड़ेगा, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम ये घर ले लेंगे या घर का सामान ले लेंगे और तुम्हारा फार्म ले लेंगे। तो डेट गर्ल क्राइड लाइक एनीथिंग कि नो प्लीज, मतलब आप 100 रुपीज छोड़ दो, रेस्ट सारा पैसा मैंने रीपे कर दिया, एंड दिस 100 रुपीज ऑल्सो आई विल पे आफ्टरवर्ड्स। बट देन ऑल्सो उसने वो अपने हाथ में वो 100 रुपीज रोल करके रखा था, उन्होंने उसके हाथ में से वो पैसा छीन लिया, और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, सेम नाइट को सुसाइड कर लिया। तो जस्ट लुक एट द एपथी। 100 रुपीज हम कहीं बाहर किसी फूड जॉइंट पे खाने जाते हैं और वहाँ पे स्पेंड कर देते हैं इरिस्पॉन्सिबली, और 100 रुपीज के लिए कोई सुसाइड कर रहा है, एंड डेट ऑल्सो इन 21st सेंचुरी इंडिया। तो ये एक शॉकिंग नहीं, बट शेमफुल है। सो फार्मर्स जो है वो लोन लेते हैं, लोन को रिपे नहीं कर पाते हैं बिकॉज एग्रीकल्चर में लॉस है, अल्टीमेटली वो सुसाइड कर देते हैं। जब वो सुसाइड करते हैं तो उनके फैमिली के ऊपर बर्डन आता है। सो हमें फार्मर्स को टाइमली क्रेडिट देना चाहिए, और क्रेडिट ये प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए। एग्रीकल्चर जब प्रॉफिटेबल होगा तो फार्मर पैसे को रिटर्न करेगा, फार्मर कहीं पे पैसा लेके भागने नहीं वाला है। बट अगर एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो फार्मर कैसे पैसे को रिटर्न करेगा? सो लैक ऑफ एडिक्वेट, अफोर्डेबल एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इनएप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फार्मर्स क्या सोचते हैं कि अभी जैसे एग्रीकल्चर फार्म है, 1 एकड़ का फार्म है, उस पे 4 kg फर्टिलाइजर मैं स्प्रे कर रहा हूँ तो 100 kg राइस हो रहा है। बट अगर मैं उसके ऊपर 10 kg फर्टिलाइजर को अप्लाई करूंगा तो 200 kg राइस होगा। ये सही नहीं है। फर्टिलाइजर क्या करता है, सोइल के अंदर मिनरल्स ऐड करता है, जिसकी वजह से सोइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। बट मिनरल्स का भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एंडलेसली मिनरल्स को ऐड करते जाएंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। अगर मैं इसका एनालॉगी लेके कंपेयर करूं तो से फूड इज गुड फॉर आवर हेल्थ, बट एक ही दिन अगर मैं 10 kg 20 kg फूड कंज्यूम कर लेता हूं तो मेरा डेथ हो जाएगा या मेरे बॉडी को कोई प्रॉब्लम होगा। सो आई शुड कंज्यूम दैट फूड ग्रेजुअली। 10 kg 20 kg फूड है, मैं उसको इन द मंथ कंज्यूम करूँ, नॉट इन ए सिंगल डे। सो वैसे ही फर्टिलाइजर अगर हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो भी प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर कम अप्लाई करते हैं, नहीं अप्लाई करते हैं बिकॉज फार्मर्स के पास पैसा नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। सो ओवर एप्लीकेशन इज कॉजिंग एडवर्स नेगेटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जो यूजफुल पेस्ट है लाइक बीज है, स्पैरो है, उनका फिर डेथ हो जाता है। सो दिस इज चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो चैलेंजेस में कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क, फिर आगे हम जाते हैं। So
यस। सर गवर्नमेंट अभी जो फार्मर्स को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर देते हैं, इज दैट अ पार्ट ऑफ सब्सिडीज? हाँ, दैट इज पार्ट ऑफ सब्सिडी बट दैट इज वेरी लो अमाउंट. ओ ओके सर। Say if a farmers require say 1,000 rupees, we are giving him just 50 rupees. So 50 rupees कोई ऐसा नहीं है बहुत गेम चेंजर है. या ओके 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 सर, थैंक यू। Yep. सर ये सर Yes. सर ये जो कल जो आप बता रहे हो कि एक बिल पास हुआ है, तो वो किससे रिलेटेड है? मतलब इससे बेनिफिट क्या है फार्मर्स को? ये हमने कल डिस्कस कर लिया था तो मैं लेक्चर के बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके सर। Yep. Yes, और कुछ किसी को डाउट चैलेंजेस रिलेटेड? Sir, Yes, Dhruv. good evening, sir. Good evening. Sir, in the previous page, you said that providing subsidies by the government leads to volatile rate. Yeah. But sir, how it will lead to volatile? मतलब volatile rate. It will lead to stable rate, na sir? कि if government is providing subsidies, then the rate will be stable in the market. See, I was talking about in the context of US and European Union. Say the input cost of farmer for rice production is 10 rupees per kg. Government of India is giving 1 rupees subsidy to farmer. So effective input of farmer is 9 rupees per kg. But government of US or government of any European country, it is giving 3 rupees per kg subsidy. So the ultimate cost borne by farmer over there will be 7 rupees per kg. Now we will take Indian rice and say we will take US rice to Australian market. Consumer will be more inclined towards European rice because it is of 7 rupees per kg. Indian rice is 9 rupees per kg. Government, whatever subsidy government of India is giving, it is too less. Suppose we always look at quantum कि government has given 6,000 crore to agriculture sector, but 6,000 crore divided by 80 crore farmers in India. So per farmer सब कितना रुपीज आ रहा है? तो ये तो बहुत कम आ रहा है. तो per capita subsidy in India is a very low compared to per capita subsidy which is available in US or European Union. Okay, sir. Yes, और कुछ डाउट किसी को? सर सब्सिडी देने की जगह ऐसा भी तो एक बॉडी क्रिएट कर सकते हैं जहां से उन्हें सीड्स फर्टिलाइजर्स सब बिना कॉस्ट पे मिलता रहे. नहीं, तो वो हमने क्रिएट तो किया हुआ है, लेकिन अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे ग्राम पंचायत है, अब सारा एक विलेज है और उसके अंदर 100 केजी हमें सीड चाहिए, तो सारा का सारा 100 केजी सीड वो ग्राम पंचायत के ऑफिस में आ जाता है. अब ग्राम पंचायत में कुछ लोगों का कंट्रोल होता है या कुछ कम्युनिटी का कंट्रोल होता है, तो वो सारा का सारा 100 केजी वो रख लेते हैं और जस्ट फार्मर्स को 10 केजी ही देते हैं, बाकी 90 केजी को ब्लैक मार्केट में सेल कर देते हैं. तो इसमें भी हमें मतलब कंट्रोल इस तरीके से करना पड़ेगा कि फार्मर सब कुछ मार्केट से खरीदे, उसके जस्ट अकाउंट में हम पैसे डाल दें कि ओके हम डायरेक्टली किसी चीज़ पे सब्सिडी नहीं देंगे, आप जाओ मार्केट से किसी भी शॉप से जाके परचेज कर लो, आपके अकाउंट में पर मंथ हम से 1,000 और 2,000 रुपीज़ क्रेडिट कर देंगे. तो कुछ ऐसा हम ट्रांसफर अमाउंट भी तो बहुत कम है. हाँ, मैंने एग्जाम्पल बोला, एग्जाम्पल. सर एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, यस. तो सर जो गवर्नमेंट है उसको मतलब जो फार्मर्स है उनको पर मंथ सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए ना? नहीं, प्राइमरी सेक्टर है बट एग्रीकल्चर कोई ऐसा थोड़ी है कि फार्मर्स कहीं पे जॉब कर रहे हैं. जैसे फार्मर्स का जो पूरा है तो उसको आप ऐसे एक बिजनेस एक्टिविटी की तरह देख सकते हो कि सर फार्मर. इट इज द बैकबोन ऑफ आवर इंडिया. Yes, it is backbone of India. That's why we should work for the development of farmer. But the approach should be like better input should be provided to farmers. If farmers are getting better input at competitive price, then a farmer will get a proper output, and that output will fetch good revenue from the market.
सो इन दिस वे समहाउ हमें एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, बट देयर Yes, sir. वी हैव फेल्ड। Yes, sir. Okay. या कुछ और डाउट किसी को इन चैलेंजेस? ओके, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी तक हमने देखा एग्रीकल्चर में चैलेंजेस क्या था। नाउ एग्रीकल्चर को हमें रिफॉर्म क्यों करना चाहिए? बहुत सारे सेक्टर हमारे पास, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंडस्ट्री है, क्यों हमें एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना चाहिए? सो व्हाट इज द नीड फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म? फर्स्ट नीड है पॉवर्टी रिमूवल। रघुराम राजन उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया देन यू मूव 50% ऑफ रूरल पॉपुलेशन इनटू अर्बन एरिया। रूरल एरिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी कम होता है, अर्बन एरिया के अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है। सो अगर रूरल एरिया से लोगों को हम अर्बन एरिया में लेके आते हैं तो उनका डेवलपमेंट होगा, बिकॉज वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। प्रोवाइडेड अर्बन एरिया में भी अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। इंडिया में अगर आपको पॉवर्टी रिमूव करना है तो हमें रूरल एरिया के पॉवर्टी को रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज अप्रॉक्स 70% ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहता है। रूरल एरिया के अंदर जितनी भी हाउस होल्ड हैं, ऑलमोस्ट सारा का सारा हाउस होल्ड एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। 100% हाउस होल्ड इन रूरल एरिया दे आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। आइदर दे आर जमींदार, आइदर दे आर ट्रेडर, आइदर दे आर लेबरर्स। एंड रूरल एरिया का समवेयर अराउंड 60% ऑफ पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर में डायरेक्टली इंगेज है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंडिया से अगर पॉवर्टी को रिमूव करना है तो रूरल एरिया के पॉवर्टी को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि रूरल एरिया में 70% ऑफ पॉपुलेशन है। रूरल एरिया के अंदर पॉवर्टी को रिमूव करना है तो एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा, बिकॉज हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एज ऑक्यूपेशन। सो पॉवर्टी रिमूव करने के लिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के पीछे 3 ऑब्जेक्टिव है हमारा। एक तो इंडिया में ये पॉवर्टी को रिमूव कर देगा, दूसरा सबके पास एडिक्वेट फूड होगा, तो उसको हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। इमेजिन करो फार्मर्स अगर फूड को ग्रो ही नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास फूड कैसे आएगा, और अगर हमारे पास फूड नहीं आएगा तो न्यूट्रिशन कंपोनेंट हमारा वीक होगा, और जिसके वजह से हमारे बॉडी का फंक्शनिंग वीक हो जाएगा। एंड थर्ड, फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जैसे अभी टोमेटो का प्राइस आप रिटेल मार्केट में देखना 100 रुपीज प्लस है। सो पहले अगर मैं मंथ में 4 केजी टोमेटो को परचेज करता था, अब मंथ में मैं 1 केजी टोमेटो को ही परचेज करूंगा, बिकॉज टोमेटो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। सो एग्रीकल्चर का अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो उससे पॉवर्टी रिमूवल भी हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी भी होगा, सबको एडिक्वेट फूड मिलेगा, और फूड इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। प्लस अगर एग्रीकल्चर का हम डेवलपमेंट करते हैं तो इंडिया का इन्वायरमेंट को भी हम बचा पाएंगे। जैसे कि ऑर्गेनिक वे में हम फूड क्रॉप्स को डेवलप कर रहे हैं, कम से कम पेस्टिसाइड हम सोइल में डाल रहे हैं, कम से कम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो वो फूड को जब मैं कंज्यूम करूंगा तो वो नॉन केमिकल फूड है, तो वो मेरे बॉडी को हार्म नहीं करेगा। बट मैं ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करता हूँ, जैसे पंजाब के भटिंडा में यूज़ करते हैं, तो वो अगर मैं क्रॉप्स को कंज्यूम करता हूँ तो उससे कैंसर होने के भी चांसेस है, बहुत सारे डिसीज होने के चांसेस भी है। सो ये इकोलॉजिकल बेनिफिट भी है इसका। सो एग्रीकल्चर development will lead to poverty removal, ensuring food security, maintaining food inflation and ecological conservation. So food security का definition होता है availability of sufficient quantity of food to all at all time. प्रॉपर, जैसे एक दिन में अगर मैं 1 ग्लास ऑफ मिल्क कंज्यूम करता हूं तो इट शुड बी अवेलेबल टू मी। इसके पीछे कोई इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, मेरे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे ही नहीं है कि मैं मिल्क को कंज्यूम कर पाऊं। सो फूड सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फूड फॉर ऑल एट ऑल टाइम। सो ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा तो फूड इन्फ्लेशन को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। 54% ऑफ हमारा स्पेंडिंग होता है, से अगर मेरा सैलरी 1000 रुपीज़ है तो इसमें से 540 मैं स्पेंड करता हूँ फूड में। उसके बाद जो बच गया
वो मेरा सेविंग होगा। उसके बाद दूसरे कंज्यूमर गुड में मैं स्पेंड करूंगा, लाइक मैं एसी परचेज करूंगा, मैं कार परचेज करूंगा, बाइक परचेज करूंगा, अपने बच्चों को स्कूल में भेजूंगा, हेल्थ केयर में मैं पैसे को इन्वेस्ट करूंगा। बट अगर फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है, सपोज ये इंक्रीज हो गया 800 रुपीज, तो मेरे पास तो अब 200 रुपीज ही बचेगा, 1000 - 800। सो इंडियंस अपने सैलरी का 54% एवरेज वो फूड के ऊपर स्पेंड करते हैं। रूरल एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा अगर एग्रीकल्चर पे हम रिफॉर्म करते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर सपोर्ट 60% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। से इंडिया में अर्बन एरिया है 30%, रूरल एरिया है वहाँ पे इंडिया का 70% पॉपुलेशन है। अर्बन एरिया में मोस्ट ऑफ लोगों के पास बाइक है, कार है, स्मार्टफोन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, ओवन है, बट रूरल एरिया में लोगों के पास नहीं है क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं है। इमेजिन करो रूरल एरिया में सबके पास इनफ पैसा आ गया सो दैट एवरीवन कैन परचेज अ बाइक, एवरीवन कैन परचेज कार और टीवी और रेफ्रिजरेटर, देन इन सब चीज़ों का डिमांड इंक्रीज होगा। और फिर जब हम इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो इंडिया में जॉब भी क्रिएट होगा। इकॉनमी कैसे चलता है जब मार्केट में डिमांड होता है? सो अर्बन एरिया ऑलरेडी अपने डिमांड को सैचुरेट कर गया है, तो हमें रूरल एरिया में अगर लोगों के पॉकेट में पैसे डालते हैं तो वहाँ पे डिमांड क्रिएट होगा और वो डिमांड की वजह से इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इन रूरल एरिया बाय डेवलपिंग एग्रीकल्चर विल इंक्रीज परचेजिंग पावर इन रूरल एरिया, और रूरल एरिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट डेवलप करेगा। देन इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, एक फिनोमिनन होता है डिसर्टिफिकेशन। जैसे अभी जनवरी का मंथ है एंड दिसंबर का मंथ है, तो साल में 3 क्रॉपिंग सीजन है। इसे मैं इसको नेम दूंगा 1, 2, 3। 1 में भी मैंने राइस ग्रो किया, 2 में भी राइस ग्रो किया, 3 में भी मैंने राइस ग्रो किया। तो राइस क्या होगा कि एक स्पेसिफिक मिनरल्स को सोइल में से लेगा, और राइस वाटर इंटेंसिव है, तो जिसके वजह से वो पर्टिकुलर। रितिका पायल, आप अपने ऑडियो को म्यूट कर दीजिए प्लीज। सो राइस को अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो राइस एक पर्टिकुलर मिनरल्स सोइल में से लेगा, और राइस वाटर इंटेंसिव है, सोइल में से ज़्यादा वाटर ले रहा है, तो धीरे धीरे सोइल का वाटर लेवल भी कम हो जाएगा, सोइल में से वो पर्टिकुलर मिनरल्स भी गायब हो जाएगा। अब उस मिनरल्स को रिप्लेनिश करने के लिए मुझे फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा। बट अगर मैं इस तरीके से एग्रीकल्चर करता हूँ कि क्रॉपिंग सीजन 1 में राइस ग्रो करता हूँ, देन वीट ग्रो करता हूँ, देन राइस ग्रो करता हूँ, तो राइस ज़्यादा वाटर ले रहा है तो वीट लेस वाटर ले रहा है। राइस से न्यूट्रिएंट एक्स को ले रहा है तो वीट न्यूट्रिएंट एक्स को फिक्स कर रहा है, तो जिसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि राइस और वीट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स हैं, तो जिससे सोइल को बेनिफिट होगा। तो अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो फार्म को बेनिफिट होगा, सोइल को बेनिफिट होगा, लेकिन एक ही टाइप के क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड हम स्प्रे करते हैं, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं, तो लैंड डिग्रेड होता है। सो लैंड डिग्रेडेशन मीन्स लैंड का क्वालिटी डिक्लाइन हो गया, कि पहले 1 एकड़ फार्म में 100 केजी राइस हम ग्रो करते थे, अब 1 एकड़ फार्म में से 10 केजी राइस ग्रो हो रहा है। और अल्टीमेटली जब लैंड का कैपेसिटी 0 हो जाता है तो उसको डेसर्टिफिकेशन कहते हैं। डेसर्टिफिकेशन का मतलब है क्रिएशन ऑफ डेजर्ट लाइक कंडीशन। डेजर्ट के अंदर क्या होता है, कोई भी वेजिटेशन नहीं होता, क्योंकि डेजर्ट के अंदर वाटर नहीं है, सोइल के अंदर मिनरल्स नहीं है। सो एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म करेंगे तो इन्वायरमेंट भी सस्टेनेबल रहेगा, बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन होगा। जैसे केरला के अंदर टी के प्लांटेशन में वो लोग पेस्टिसाइड को यूज करते थे वहाँ के फार्मर, तो जिसकी वजह से बहुत सारे वल्चर्स का डेथ होने लगा, कहीं पे स्पैरो का डेथ होने लगता है, कहीं पे बीस का डेथ होने लगता है। या फिर एक और एग्जांपल लो, वो एग्रीकल्चर से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज इवनिंग में मैं न्यूज़ देख रहा था, तो 350 वेल्स का डेथ हुआ है, और ये इस वीक का जो करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है उसके अंदर भी मैंने इंक्लूड किया है।
अब सी के अंदर 350 व्हेल्स का डेथ हुआ है, इसके बीच में और एग्रीकल्चर के बीच में क्या कनेक्शन है? आप एग्जांपल्स ऐसे समझो, यूपी के अंदर मेरा फार्म है, मैं उसके अंदर बहुत फर्टिलाइजर, बहुत केमिकल यूज कर रहा हूँ, रेनफॉल हो रहा है, रेन वाटर वो सारे के सारे केमिकल को वॉश करके ले जाएगा यूपी टू बिहार, बिहार में वो गंगा रिवर में ऐड होगा, देन गंगा रिवर बंगाल में जाएगी और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाएगा। सो ये सारा केमिकल अल्टीमेटली रिवर के थ्रू ओशन में जा रहा है, और ओशन के अंदर जो लाइफ है, मेराइन लाइफ है, उसको नुकसान होगा। सो एग्रीकल्चर के अंदर हम डेवलपमेंट करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर लेस केमिकल यूज करते हैं, लेस वाटर यूज करते हैं, फार्मर्स को बताते हैं कि आपको साइंटिफिक वे में कैसे फार्मिंग करना है ताकि लैंड भी सस्टेनेबल रहे, इन्वायरमेंट भी सस्टेनेबल रहे और बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे। बिकॉज हर एक स्पीसीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है, जैसे रेड का भी कुछ अपना इंपॉर्टेंस है, वल्चर का भी कुछ अपना इंपॉर्टेंस है, तो किसी भी स्पीसीज का अगर डेथ हो गया तो हमें नुकसान है। देन एग्रीकल्चर का अगर डेवलपमेंट होगा तो लेबर प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगा। एक इकोनॉमिस्ट ने रिमार्क किया था कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई इंडिया इज स्टिल इन अ डेवलपिंग स्टेज if all 130 crore people of India start working to 100% of their capacity, India will develop overnight. इंडिया के पास अभी 130 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से 65% समवेयर अराउंड 85 करोड़ यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है। तो अगर हम सब लोग वर्क कर रहे हैं अपने 100% कैपेसिटी से तो इंडिया डेवलप हो जाएगा। अभी हम वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वी कैन बिकम लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। बट वी नीड टू आस्क क्वेश्चन टू आवर सेल्फ, क्या हम अपने फुल कैपेसिटी से वर्क कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इंगेज इन वन और अदर नेगेटिव थिंग। We are engaged in gossiping, we are engaged in leg pulling, we are engaged in lots of unnecessary activity. Second, I am willing to work, but क्या मुझे काम मिल रहा है? अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो भी प्रॉब्लम है। तो एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा ही प्रॉब्लम है कि फार्मर्स काम करना चाहते हैं बट उनके पास काम ही नहीं है। अब क्यों काम नहीं है? आप इस एग्जाम्पल से देखो, ये एक एकड़ का फार्म है, इसके अंदर 4 लेबरर्स का रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर 4 लेबरर का रिक्वायरमेंट है, बट फार्मर के हाउस होल्ड में, फैमिली में टोटल 10 लेबर है। यहाँ पे 10 लेबर के पास कोई और ऑप्शन तो नहीं है वर्क करने का, तो ये सारे के सारे 10 लेबर फार्म में वर्क करते हैं। तो जहाँ पे 4 लेबर का रिक्वायरमेंट था वहाँ पे 10 लेबर काम कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे रिजल्ट ये सारे के सारे वर्कर अपने 40% कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज पीपल वांट टू वर्क बट देन ऑल्सो दे आर नॉट गेटिंग जॉब, और हमारे पास फ्यू जॉब के लिए टू मैनी वर्कर्स है। तो जहाँ पे 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमने 10 लोगों को प्लेस किया है। सो एग्रीकल्चर में अगर रिफॉर्म करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इंडिया के अंदर क्वालिटेटिव वे में, क्वांटिटेटिव वे में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो दिस इज नीड फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म। इसमें कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क, फिर आगे हम देखते हैं रिफॉर्म कैसे करें एग्रीकल्चर में। ओके, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। एग्रीकल्चर को हम कैसे रिफॉर्म करें? हमने ये देखा था एग्रीकल्चर में चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं, क्यों एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करना चाहिए, व्हाई वी नीड टू रिफॉर्म एग्रीकल्चर। नाउ हाउ टू रिफॉर्म एग्रीकल्चर। पहले हमें माइक्रो इरिगेशन पे वर्क करना चाहिए। माइक्रो इरिगेशन और मेजर इरिगेशन, 2 इरिगेशन के टाइप होते हैं। अब ये क्या होता है, से ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर से एक कैनाल मैंने बनाया और वो कैनाल विलेज में जाएगा और विलेज के अंदर जो भी फार्म है वो फार्म को वाटर देगा। बट से ये पूरा कैनाल बनाने में कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। से गंगा रिवर से वाटर मैं विलेज में लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे वाटर का थेफ्ट होगा, हो सकता है वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस है। से फार्म से वाटर जब रिवर्स गंगा में जाएगा तो ये अपने साथ केमिकल लेके जाएगा।
इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इरिगेशन कैनाल है। एक और इसमें प्रॉब्लम ये है कि सनलाइट इसके ऊपर फॉल हो रहा है और जिसकी वजह से वाटर इवोपरेट हो रहा है, तो ये तो वाटर का लॉस है। तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं कि गांव के अंदर वेल बना सकते हैं, गांव के अंदर हम स्प्रिंकलर लगा सकते हैं कि जो वाटर के स्प्रे करें, या फिर गांव के अंदर हम इस तरीके से ड्रिप इरिगेशन हम लगा सकते हैं। क्योंकि इससे नुकसान क्या होगा कि कैनाल जब हम गांव में लेके जाते हैं तो से एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अगर 100 लीटर वाटर का रिक्वायरमेंट है तो वहां पे ज़्यादा वाटर पहुंच जाता है और फार्मर वाटर का मिसयूज करते हैं। तो हमें इरिगेशन के प्रोजेक्ट ऐसे लेके आने चाहिए जो वाटर को कंजर्व करें। इंडिया का वाटर यूज एफिशिएंसी हमें इंक्रीज करना है। अब ये वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है, जितना भी हम वाटर फार्म को देते हैं, से फार्म को हमने 100 लीटर ऑफ वाटर दिया, बट इंडियन फार्म जस्ट 38 लीटर ही यूज कर पाता है, बाकी का 62 लीटर वेस्ट हो जाता है। तो इंडिया का वाटर यूज एफिशिएंसी जस्ट 38% है। जर्मनी में, इजराइल में इट इज मोर देन 90%। सो वाटर यूज एफिशिएंसी, फार्म को हम कितना वाटर दे रहे हैं और उसमें से फार्म यूटिलाइज कितना कर रहा है, तो वी हैव टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। माइक्रो इरिगेशन के टाइप क्या है, तो एक है स्प्रिंकलर। जैसे आपने गार्डन में देखा होगा कि इस तरीके से हम स्प्रिंकलर्स लगाते हैं और वो रोटेट होता है, इधर 360 डिग्री रोटेट होता है, 270 रोटेट होता है और पूरे के पूरे फार्म में वो वाटर को स्प्रे करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। जैसे ये कोई फार्म है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बॉटल लगा देते हैं और एक पाइप के थ्रू हम रूट सिस्टम में वाटर लेके जाते हैं और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर रूट सिस्टम में ऐड करेगा। तो रेगुलर इंटरवल पे वाटर यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करता है, तो वो फायदा होता है एग्रीकल्चर को। दूसरा माइक्रो फाइनेंस हम लेके आ सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है कि फार्मर्स को लोन देना वेरी लेस मनी एंड एट वेरी लिबरल कंडीशन। माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण बैंक एक है और ग्रामीण बैंक के फाउंडर है मोहम्मद यूनुस। वो माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट लेके आए। तो ये पूरा कंसेप्ट ऐसा है कि 90s में बांग्लादेश के अंदर जूट की बहुत सारी मिल थी, जिसको जूट का बैग हम यूज़ करते हैं कैरी करने के लिए। तो जूट की बहुत सारी मिल बांग्लादेश में थी, वो मिल बंद हो जाती है तो वहाँ के वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो वो वर्कर्स राइट करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, घर में जाके डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। तो इनको लगा कि नहीं, हमें इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती क्योंकि गवर्नमेंट का भी अपना लिमिटेशन है। तो इन्होंने क्या किया कि सबको लोन देना स्टार्ट किया, किसी को 2000, किसी को 4000, किसी को 5000 ऐसा लोन दिया, जिसमें से कोई चाय का लारी ओपन करता है, कोई इटरीज ओपन करता है, कोई साइकिल रिक्शा खरीदता है, कोई ठेले को परचेज करता है और सब छोटे छोटे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हो जाते हैं। तो इस आइडिया के लिए 2006 में मोहम्मद यूनुस को उनके ग्रामीण बैंक के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है, क्योंकि इसके वजह से बांग्लादेश को वो सिविल वार होने से उन्होंने बचा दिया। तो माइक्रो फाइनेंस, हम फार्मर्स को लोन दे, बहुत कम लोन दे, 4000, 5000, 10,000 लोन दे। अगर लॉस में भी जाता है कोई बात नहीं, कितना लॉस होगा, 10,000 का ही तो लॉस होगा। तो फार्मर्स को हम लोन दें एट वेरी लिबरल कंडीशन, इजी, सिंपल एंड लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि वो जब लोन देते थे छोटे छोटे लोन, उसमें से 99.3% उनका पैसा वापस आ गया। जैसे आज आप देखो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो गवर्नमेंट बैंक से लोन लेते हैं और लोन फिर रिटर्न नहीं करते हैं, लेकिन फार्मर्स जो हैं या छोटे लेबरर्स हैं, उन्होंने बैंक से लोन लिया विदाउट एनी डॉक्यूमेंट और फिर उसमें से 99.3% लोगों ने रिटर्न कर दिया। सो पीपल हु आर पुअर, दे आर नॉट डिसऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट पीपल। आप उनको हेल्प करो सो दे विल रिटर्न यू। तो इंडिया में भी हमें कुछ ऐसे माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट लेके आना चाहिए ताकि फार्मर्स को हम प्रॉपर लोन से सपोर्ट करें। ज़्यादा लोन ना दें, 2 लाख 3 लाख का, और नहीं तो वो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा रिटर्न करना। बट 10,000, 15,000, 20,000 एटलीस्ट इन 1 or 2 क्रॉपिंग सीजन एंड इट विल वर्क वंडर।
थर्ड, क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे हमारे पास कार का इंश्योरेंस है, लाइफ का इंश्योरेंस है, वैसे ही क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए कि फार्मर्स ने क्रॉप को ग्रो किया, अनसीजनल रेन हो गया, कोई पेस्ट का अटैक हो गया, कोई डिसीज का आउटब्रेक हो गया, तो फार्मर्स को जो नुकसान होता है इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट करे। अभी भी क्रॉप इंश्योरेंस है, बट क्रॉप इंश्योरेंस उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आप देखो या मोटर इंश्योरेंस देखो, उसमें क्लेम मिल जाता है, बट क्रॉप इंश्योरेंस में बहुत डिफिकल्ट होता है क्लेम मिलना। तो इसको हमें सिंपल कर देना चाहिए, ताकि फार्मर्स के पास एक बैकअप रहेगा कि चलो इनकेस एग्रीकल्चर क्रॉप खराब भी होता है तो भी मेरे को ऐसा नहीं होगा 100% नुकसान होगा, 70% मुझे रिटर्न मिल जाएगा। और क्रॉप इंश्योरेंस से फ़ायदा ये होगा कि क्रॉप फेलियर में भी हमें फ़ायदा देगा, या फार्मर एस्टिमेट करते हैं कि इस 1 एकड़ के लैंड से 100 केजी राइस हो रहा है, अगर उनको 70 केजी राइस हुआ, उनका एस्टिमेट गलत हुआ, तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी उनको कॉम्पनसेट करेगा। तो प्रॉपर क्रॉप इंश्योरेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। देन हमें फार्म, मार्केट और फॉक, इन तीनों को लिंक करना चाहिए। फार्म मीन्स जहाँ पे फूड को ग्रो करते हैं, मार्केट जहाँ पे उसका ट्रेडिंग करते हैं, और फॉर्क हमारे घर में जहाँ पे हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब फार्मर्स को प्रॉपर एजुकेट करें, फार्मर्स को बताएं कि साइंटिफिक वे में आप कैसे फार्मिंग कर सकते हैं। सो फार्मर्स को मार्केट में प्राइस के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें प्रमोट करना चाहिए। अगर किसी जगह पे कोई अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तो वो हमें फार्मर्स को बताना चाहिए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करना चाहिए, लाइक रोड को बिल्ड करें। जैसे पंजाब में, इवन हरियाणा में भी रोड का नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो जिसके वजह से वहाँ के फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होता है। एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊं, फार्मर्स इन पंजाब, उसका पर कैपिटा इनकम मैं कंसिडर करूं तो 18,000 रुपीज़ है, और वही अगर मैं बिहार के फार्मर का कंसिडर करूं तो वो 3600 रुपीज़ है। रीज़न, पंजाब के फार्मर्स ज़्यादा अवेयर हैं, बिहार के फार्मर उतने अवेयर नहीं हैं। पंजाब के फार्मर्स उनको पता है कि कैसे एग्रीकल्चर करना चाहिए सो दैट हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएँ, और वो बिहार के फार्मर्स को नहीं पता है। तो जितना हम सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करेगा और फार्मर्स का वेलफेयर भी लेके आएगा। तो रोड लेके आना चाहिए, रेफ्रिजरेटेड वैन लेके आना चाहिए। जैसे आप अमूल का पूरा कंसेप्ट देखो कि फार्मर्स मिल्क अपने विलेज में निकालता है, अमूल का रेफ्रिजरेटेड वैन वहाँ पे जाती है, वो उससे मिल्क कलेक्ट करती है, उसको पैसे देती है, और वो मिल्क से जहाँ पे आप कंज्यूम कर रहे हो उससे 200-300 किलोमीटर कहीं पे मिल्क प्रोसेस हो रहा है और फिर आपके पास हो रहा है। चीप ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फार्मर्स के लिए फार्म से मार्केट तक पहुंचना ही उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है क्रॉप्स को ले जाके। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब है कि अभी हम जिस वे में फार्मिंग करते हैं हमें इस वे में फार्मिंग करना चाहिए सो डैट फ्यूचर में भी लैंड का प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे। सो वी शुड गो फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, मिक्स फार्मिंग करना चाहिए। जैसे एक ही लैंड है, यहाँ पे क्रॉप ए हमने ग्रो किया, क्रॉप बी ग्रो किया, सी ग्रो किया, तो एक ही टाइप के क्रॉप को ग्रो ना करें। अब जैसे किसी रीजन की वजह से, क्लाइमेटिक रीजन की वजह से, डिसीज आउटब्रेक की वजह से एक अगर क्रॉप खराब भी हो जाता है तो मेरे पास बी और सी तो है। मिक्स फार्मिंग करना चाहिए। मिक्स क्रॉपिंग का ये एग्जाम्पल था, मल्टीपल क्रॉप्स इन सेम लैंड। मिक्स फार्मिंग का मतलब एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री, कि मैं अपने पास 2-3 काउ बफेलो भी रखूं, या मेरा पोल्ट्री फार्म भी हो और मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड भी हो। सो मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री। और हमें बायो फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। जैसे अगर मैंने एनिमल को रखा है तो एनिमल का जो डंग है उसको मैं स्प्रेड कर सकता हूँ, जैसे काऊ डंग या बफेलो का डंग, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, तो इसको मैं स्प्रेड कर दूँ फार्म पे, तो फार्म का फर्टिलिटी इंक्रीज होगा। तो बायो फर्टिलाइजर मीन्स बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर हमें यूज करना चाहिए। देन वेदर प्रेडिक्शन एंड अनाउंसमेंट, ये हमें एडवांस में करना चाहिए सो डैट फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर साइकिल को
प्रॉपर वे में प्लान कर पाएँ। जैसे अभी जून का मंथ है, हमारा खरीफ सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले मई में हम फार्मर को कह दें कि खरीफ के जो सीज़न है उसमें आप राइस ग्रो करोगे तो राइस का आपको इतना प्राइस मिलेगा, पल्सेस ग्रो करोगे तो आपको इतना प्राइस मिलेगा, सरसों ग्रो करोगे तो उसका इतना प्राइस मिलेगा। तो फार्मर्स को लगेगा कि इस क्रॉप में ज़्यादा बेनिफिट है, तो उसको हमें ग्रो करना चाहिए। और दूसरा, गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि उसके पास राइस का बहुत ज़्यादा स्टॉक है, तो वो फार्मर्स को डिस्करेज करे राइस ग्रो करने के लिए, और फार्मर्स को कहे नहीं आप चना ग्रो करो या आप कुछ और ग्रो करो। और वेदर प्रेडिक्शन बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए और बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, कितना रेनफॉल होने वाला है, कितना टेम्परेचर है। सो अगर वेदर प्रेडिक्शन एक्यूरेट रहेगा तो फार्मर्स को एक्चुअल पिक्चर पता होगा। बट अभी IMD भी समहाउ फेल होता है, वो भी वेदर को प्रॉपर वे में प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, और गवर्नमेंट भी प्राइस अनाउंसमेंट वो लेट करती है। देन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को हमें प्रमोट करना चाहिए। एक पॉलिटिकल लीडर ने कहा था कि पोटैटो है वो मार्केट में मिलता है 20 रुपीज़ पर केजी, और पोटैटो चिप्स मार्केट में मिलता है 200 रुपीज़ पर केजी। सो अगर हम फार्मर्स को ये टेक्निक सिखाएं कि पोटैटो से पोटैटो चिप्स बना दो, मैंगो से आप पिकल बना दो, पापड़ बना दो, चटनी बना दो, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो फूड क्रॉप्स है उसका वैल्यू एडिशन होगा। या वीट का आपने ब्रेड बना दिया तो 20 रुपीज़ जो अभी आपको पोटैटो को मिल रहा है, पोटैटो चिप्स का आपको 200 रुपीज़ मिलेगा। और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ये लेबर इंटेंसिव भी है, तो अगर घर में 10 लेबर है, 10 लोग रहते हैं, तो 4 लोग फार्म में जाके काम करें और बाकी के 6 लोग इसके ऊपर वर्कआउट करें, तो इनकम ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा। और अभी इंडिया में बाई 2050 फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ये पूरा $9 बिलियन का पूरा मार्केट होने वाला है। सो ह्यूज मार्केट है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का, तो इसको हमें टैप करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हमें इनकरेज करना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम इनकरेज करें। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बिल लेके आया है, बट ओनली प्रॉब्लम यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक तरफ बिजनेसमैन है जिनके पॉकेट बहुत डीप है, बहुत पावरफुल है, और दूसरी तरफ फार्मर्स हैं जो वीक हैं, इलिटरेट हैं, अनअवेयर हैं। तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो इसको रेगुलेट करे। से अगर फार्मर्स को कुछ ग्रीवेंसेस है, कुछ डाउट है, तो किसी बॉडी के पास जाएं और वो बॉडी उनके डाउट को सॉल्व करे। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू विथ प्रॉपर रेगुलेशन। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हम डिक्रीज करें। जैसे अभी मैंने 100 केजी राइस प्रोड्यूस किया, अब फार्म से अपने घर पे मैं राइस लेके आ रहा हूँ, उसमें 10 केजी वेस्ट हो गया। मेरे घर के अंदर रैट है, डॉग है, जिसके वजह से 10 केजी और ज़्यादा वेस्ट हो गया। मैं अब इसको मार्केट लेके जा रहा हूँ तो उसमें 20 केजी और वेस्ट हो गया। सो ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज, इसमें मेरा 40 केजी वेस्ट हो गया। तो मेरे पास तो इफेक्टिव अब 60 केजी बचा। अब जो कोई भी मुझसे परचेज करेगा वो तो 60 केजी ही परचेज करेगा ना। तो हमें ये लॉसेस को रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब हार्वेस्ट हो गया तो फार्मर्स ने अपना इनपुट इसके अंदर स्पेंड किया हुआ है, तो जितना इनपुट उन्होंने स्पेंड किया है उतना उनको रिटर्न मिलना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी कैन रिफॉर्म एग्रीकल्चर। तो ये पूरा एग्रीकल्चर रिफॉर्म का टॉपिक हमारा खत्म होता है। वी स्टार्टेड विथ 3 bill which government brought to reform agriculture. What was the objective of that bill? What are the challenges that bill is facing right now? Why farmers are protesting? What are the constitutional provision related to that bill? Why agriculture need reform? What are the facts related to agriculture? What are the challenges we are facing in agriculture? और एग्रीकल्चर को कैसे रिफॉर्म करें। तो ये टॉपिक हम यहाँ पे कंक्लूड होता है। इसमें कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क।